तो ये निबंध कुबेर नाथ राय जी ने लिखा हुआ है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। इस निबंध का शीर्षक लेखक ने वर्षा ऋतु के भाद्रपद मास के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसे भादव मास कहा जाता है, और वर्षा ऋतु के बारे में इसका उल्लेख किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भाद्रपद मास का एक नक्षत्र है, उसे हम यहां पर देखेंगे। भाद्रपद महीने का मास का ये अंतिम नक्षत्र माना जाता है, उत्तरा फाल्गुनी, और इसी की विशेषताओं और गुणों को आधार बनाकर व्यक्ति के उम्र के उतार चढ़ावों से कुबेर नाथ राय जी ने इसे जोड़ा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि भादव महीना है और भादव महीने की कौन सी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी। इसे आप देखेंगे कि कैसे उम्र की एक अवस्था के साथ निबंधकार ने जोड़ा हुआ है और उसी के गुणों को ध्यान में लिख करके इस निबंध को लिखा हुआ है। देखते हैं, भादव महीने के 3 नक्षत्रों का इन्होंने उल्लेख किया हुआ है अपने इस निबंध में, और तीनों के आधार पर व्यक्ति के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सक्रिय अवस्थाएं होती हैं उनका उल्लेख इन्होंने किया। इन्होंने बताया है कि भादव महीने का जो पहला नक्षत्र होता है वो होता है मेघा यानी मघा, एक मघा नक्षत्र होता है। दूसरा नक्षत्र होता है पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा उत्तरा फाल्गुनी। तो इसे आप भादव महीने के संदर्भ में इस निबंध में जो बताया गया है उसे देखेंगे। अब हम आगे बढ़कर देखेंगे कि इन तीनों नक्षत्रों का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, और किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उम्र से जोड़ा जाए तो ये कौन कौन से गुण लेकर के मौजूद होती हैं। तो कुबेर नाथ राय जी ने बताया है कि निबंध की ही पंक्तियां हैं, भाद्र की पहली नक्षत्र है मेघा। अगर आपसे परीक्षा में पूछे तो आप पॉइंट्स को ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि कुबेर नाथ राय जी ने निबंध में पहला नक्षत्र भादव का कौन सा बताया हुआ है, तो मघा या मेघा। अब इसकी विशेषता क्या है इस नक्षत्र की। मेघा में अगाध जल है, पृथ्वी की तृषा अश्लेषा और मेघा के जल से ही तृप्त होती है। यानी जो मघा नक्षत्र होता है इसमें भरपूर बारिश होती है, और भादों का महीना बारिश के लिए जाना ही जाता है, जिसमें खूब अंधड़ आंधियां भी चलती हैं और खूब भयंकर वर्षा होती है, पेड़ भी उखड़ जाते हैं। तो ये सारे उल्लेख इस महीने से जुड़े हुए हैं। यदि मेघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो मघा नक्षत्र में बारिश होती है, कुबेर नाथ राय जी कहते हैं, ये धरती को इतना तृप्त कर देती है कि वर्ष भर जल की आवश्यकता को ये नक्षत्र पूरा करता है। वर्ष भर जल की कमी रहे तब भी धरती में नमी बनी रहेगी। इसके गुणों को बताते हुए और कहते हैं कि न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मेघा का जल श्रेष्ठ है। मेघा मेष की झड़ी, मेघा और मेष दो नक्षत्र दोनों मिलकर के इस बीच में जो बारिश होती है, झकोर का स्तव गान कवि और किसान दोनों खूब गाते हैं। यानी जो इस दौर में मघा नक्षत्र में बारिश होती है, कवियों के यहाँ और किसानों के यहाँ, इन दोनों के यहाँ खूब भरमार है। इन पे गीत भी गाए जाते हैं, इन पे कविताएं भी लिखी जाती हैं। और ध्यान होगा, हमने अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाली श्रृंखला में आपको ये पढ़ाया हुआ था, बरसय मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नयन चुअहि जस ओरी। जैसी के पद्मावत में जब 12 मासा का वर्णन होता है तो वहां पे नागमती वियोग खंड के अंतर्गत जब भादव महीने का जिक्र होता है, भादव महीने के बारे में नागमती अपने दुख के बारे में जब वो कहती है, तब वो वहां पर कहती है कि बरसय मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नयन चुअहि जस ओरी। छतों को आपने देखा होगा, जो कच्चे मकान के जो छप्पर होते थे उनसे किनारे किनारे जो पानी रिस के गिरता था वही ओरी कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ये आपको पद्मावत के संदर्भ में भी ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रख लेनी चाहिए। ठीक है, कि ओरी से तात्पर्य क्या है, ये राजस्थान की परीक्षा में राजस्थान ही विस्तृत ढंग से रचनाओं पर पूछता है। तो हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रश्न पत्रों को आधार बना के बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपको बताना चाहा है, ताकि आप इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को कर सकें। वहां पूछा गया था कि ओरी शब्द से क्या तात्पर्य है। ओरी वही है जो छप्परों के किनारे पानी रिस रिस के टपकता है, वो ओरी। वैसे ही नागमती का दुख भी, उसके आंसू भी वैसे झर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कुबेरनाथ राय जी ने कि कवियों के यहां भी इस नक्षत्र का बहुत उल्लेख है, बहुत गुणवान पानी है।
साल भर धरती को तृप्त रखता है, इसलिए जरूरी है इसके बारे में जानना। मेघा बरसी मानो दूध बरसा। अब देखिए ये उपजाऊ, एक तरह से वात्सल्य की तरह धरती पर बरसता है ये नक्षत्र। मेघा बरसी मानो दूध बरसा, मधु बरसा। अब मेघा नक्षत्र के बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी। हम इन तीनों मेघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन तीनों की विशेषताओं को जब देख लेंगे तब हम देखेंगे कि कुबेर नाथ राय जी ने व्यक्ति की किस उम्र को इन तीनों से जोड़ा है और उनकी कौन कौन सी दशाएं हैं। यही पूरे निबंध का आधार है, आप देखेंगे। इस मेघा के बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इतनी रद्दी, इतनी कंडम, इतनी जितनी बुराई की जा सके उतनी, यानी बहुत उदंड होती है, बहुत भीषण होती है, उपद्रवी होती है जो पूर्वा फाल्गुनी होती है। ये भादो महीने के अंतर्गत ही है। ध्यान रखिए, 3 नक्षत्र और तीनों नक्षत्रों में पहला जो है वो मानो दूध वर्षा, मधु वर्षा, और दूसरा एकदम रद्दी और कंडम कहा है कुबेर नाथ राय जी ने। ठीक है, इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे कि इस निबंध के आधार पर कौन सा नक्षत्र सबसे ज्यादा हानिकारक है, जो कि बाढ़ और वर्षा भी लाता है, तो पूर्वा फाल्गुनी का नाम आपको ध्यान रखना है। अभी आप इसे देखेंगे कि उम्र से कैसे जोड़ते हैं और कौन सी उम्र इतनी उदंड होती है, किस अवस्था में मनुष्य इतना उदंड होता है, वो आपको इसमें दिख जाएगा। और यही इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य है, मूल विचार भी है। अभी आगे ये चीजें आएंगी। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे कीर्तिनाशा और कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। तो किस नक्षत्र को उत्तर भारत के किसान कीर्तिनाशा और कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं? पूर्वा फाल्गुनी। इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी। अब देखिए, उत्तरा फाल्गुनी के बाद भादो महीना, फाल्गुनी से फागुन मत समझिएगा आप लोग, ये भादों का नक्षत्र है। और भादों का महीना वही होता है कि आषाढ़ सावन भादो, लगभग वही जुलाई का अंतिम दौर हो सकता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये जो फाल्गुनी है ये भादो महीने से इसका संबंध है। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मेघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। तो देखिए, तीनों नक्षत्रों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से नक्षत्र जो हैं वो उपयोगी हैं और बहुत कौन से बहुत हानिकारक है। ठीक है, अब देखिए, इन तीनों नक्षत्रों के अनुसार उम्र का वर्गीकरण भी किया गया है। मेघा यानी मघा अर्थात जीवन का बाल्यकाल, जो आगे के भविष्य की भूमिका तैयार करता है। और लिखते हैं कुबेर नाथ राय जी, बचपन निर्मल और प्रसन्न होता है। इसे ध्यान रखिएगा। माइक लगा हुआ है, संभवतः अगर आप लोग कुछ कहेंगे तो सुनने में दिक्कत होगी, तो हम माइक निकाल भी सकते हैं। दूसरा जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, जिसके बारे में हमने बात की कि ये बहुत उदंड होती है, बहुत अधिक उदंड और बहुत हानिकारक, कीर्तिनाशा कर्मनाशा इसे कहा किसानों ने। ये उम्र के किस अवस्था से जुड़ रही है? जीवन का यौवन काल, यानी 25 से 40 वर्ष की अवस्था। इसे उन्होंने गदह पचीसी की अवस्था कहा है। गदह पचीसी यानी 25 वर्ष की जो अवस्था होती है वो गदह पचीसी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली सूझती है। अगर सूखे का मौसम भी होगा वहां पर भी मधु और हरियाली दिखाई पड़ेगी। 25 वर्ष की अवस्था ऐसी है। तो 25 से 40 वर्ष की जो ये अवस्था है उसे उन्होंने यही कहा कि गदह पचीसी है, इसमें कुछ सूझता नहीं, विवेक बहुत ज्यादा कार्य नहीं करता, उदंडता होती है, विद्रोह सबसे ज्यादा, अगर क्रांतिकारियों की जो उम्र और अवस्था की बात है वो यही उम्र होती है, क्योंकि इसमें किसी चीज को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, मूल्यों को तोड़ने की प्रवृत्ति होती है, उत्साह अपार होता है। इसलिए इन्होंने इसे, इस अवस्था को गदह पचीसी कहा है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा व्यंग और मजाक के तौर पे भी इसे देख सकते हैं इस निबंध में कि चुहलबाजी भी है, लेकिन सत्य है ये। इस अवस्था में चारों ओर मधुमधुनी मधुनी ही प्रतीत होता है, या हर जगह मधुमय ही मधुमय प्रतीत होता है। कहीं पर भी कोई कष्ट नहीं दिखाई देता, कहीं पे कोई समस्या दिखाई नहीं देती, अपने जीवन में व्यस्त और मस्त ये अवस्था होती है।
अब इसके बारे में देखिए वो लिखते क्या है, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है, उनके लिखे हुए को भी हम पढ़ लेते हैं कि हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मन भावन है, यानी बहुत सुखद है। ठीक है, बड़ी मौज रहती। एक एक मिनट से मौका। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? सर। हाँ, ओके ओके, ठीक। तो उन्होंने लिखा कि हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं, और तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मन भाद्रपद के काम क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने 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 स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है। उन्होंने ये कहा कि जो शुरुआती दौर 25 से 40 के बीच की अवस्था है उसमें बहुत मौज रहती है, लेकिन जैसे ही 27वें वर्ष की अवस्था आती है वहां से भादों के घनघोर अशनि संकेत मिलने लगते हैं। अशनि संकेत माने अनहोनी या बुरे दौर का शुरू होना। जैसे ही आप उम्र की इस अवस्था में पहुंचते हैं तो उत्तरदायित्वों का भी आपको भान होने लगता है। जीवन के बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आने लगते हैं जिसमें तमाम कठिनाइयां होती हैं, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहीं से भाद्रपद का महीना जीवन में उतर आता है एक तरह से। और भादों की रात बहुत काली होती है, बहुत गहरी होती है, भीषण वर्षा होती है, अंधड़ होता है, पेड़ तक उखड़ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं उसमें। ऐसी ही अवस्था 25 से 27 के बाद है। और तीसी का वर्ष कैसा है? जो लोग 30 वर्ष की अवस्था पार कर रहे हैं या 30 वर्ष तक पहुंच रहे हैं, वहां विद्युन्मय हो जाता है, यानी चिंगारियां हैं, बिजली की तरह मस्तिष्क भी काम करता है, चेतना भी काम करती है, काम क्रोध मोह सारे सुख कहिए या कहिए बुरी प्रवृत्तियां, सब कुछ इसी दौर में बहुत तेजी से बढ़ती हैं। और यही वह काल है। आप आगे देखेंगे इस निबंध में उन्होंने कहा हुआ है कि 30 वर्ष की ही अवस्था ऐसी होती है, तीसोत्तर कहा उन्होंने, कि 30 के बाद की अवस्था ऐसी होती है कि हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं, अपनी चुनौतियों को झेलते हैं और अपने विचारों को निर्मित करते हैं। ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी, अब देखिए हमने 40 तक वर्ष तक की अवस्था की बात कर ली, 25 से 40। अब है 40 से 45 वर्ष की अवस्था में इसका आगमन होता है। ये है उत्तरा फाल्गुनी, जो आपके निबंध का शीर्षक भी है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, ध्यान रखिएगा, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। परीक्षाओं में यदि पूछे तो इसे ध्यान रखना है। हालांकि टेक्स्ट से अभी तक बहुत ज्यादा उतने गंभीर प्रश्न नहीं आ रहे हैं कहीं पे, केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो जगह ऐसा हुआ, और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश की परीक्षा हुई वहां पर थोड़ा डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें उस तरह से भी संभावना रखनी चाहिए कि हरियाणा में भी ऐसा पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है कि भाद्रपद की जो अंतिम नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी है। 40 लगते ही इसमें मनुष्य प्रवेश कर जाता है, और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिना कर दे जाता है। तुरंग माने घोड़ा, काल का घोड़ा मनुष्य के शरीर पे ये संकेत देने लगता है कि अब जरा और जीर्णता, वृद्धावस्था और कमजोरी दोनों का आगमन हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि 40 से 45 वर्ष की अवस्था के बाद जो समय मनुष्य के का होता है उसमें उतनी सक्रियता नहीं होती, यथास्थितिवाद होता है, स्वीकार कर लेता है कि अब हमारे जीवन में जो है वही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत बड़े विद्रोह या परिवर्तन का दौर नहीं होता। बहुत बड़े विद्रोह और परिवर्तन की संभावनाएं 25 से 40 वर्ष की अवस्था में होती हैं। ठीक है। तो ये जो पूर्वा फाल्गुनी थी उसमें ये बात उन्होंने कही। तो देखिए बहुत रोचक है कि मौसम के अनुसार आप बैठे हो, मौसम को देख रहे हो, और मौसम के उतार चढ़ाव को देख रहे हो कि कोई मौसम शुरुआत हो रहा है और शुरुआत में वो कैसा है, बीच में पहुंच के कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है, और फिर उसका उतार हो रहा है। तो फिर एक चिंतक का मन जो होता है, निबंधकार का मन, वो इन सब चीजों से प्रेरणा लेता है और जोड़ता है मनुष्य के जीवन को कि क्या मनुष्य के जीवन की प्रवृत्तियां भी ऐसी ही हैं। वही इस निबंध में कुबेरनाथ राय जी ने दिखाने का प्रयास किया हुआ है। और कहते हैं कि जैसे उत्तरा फाल्गुनी लगती है वैसे शरीर में
जरा और जीर्णता का आगमन काल तुरंग दूर से ही हिनहिनाकर दे देता है। अब आप निबंध की पंक्तियों से और स्पष्ट रूप से इसको समझ जाएंगे। फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की षट उर्मियों में थकावट आने लगती है। जितनी भी उर्मियां शरीर की हैं, जितनी भी तरंगे शरीर की हैं, सब में थकावट आने लगती है। अस्ति जायते वर्धते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ठीक है, अस्ति उदित होना, जायते धीरे धीरे विकास करना, और वर्धते आगे की ओर बढ़ते जाना। ये सारी प्रवृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, उनका वेग कम होने लगता है। इसके विपरीत तीन विपतरी जो ये इसमें लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये संस्कृत की एक कोई उक्ति लिखी हुई है। इसका अर्थ है कि ये तीनों प्रवृत्तियां जो ऊपर बताई गई हैं तब प्रबलतर होती हैं और उनमें प्रदोष बल मिल जाता है। और शरीर में बैठे रिपुओं, शरीर के भीतर जो जरा और जीर्णता के जो रिपु शत्रु बैठे हुए हैं, उनसे सारी ग्रंथियां साठगांठ कर लेती हैं और फल होता है जरा के आगमन का। वृद्धावस्था के संकेत दिखाई देने लगते हैं। 40-45 के बाद बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरों पर झुर्रियां आने लगते हैं। नीचे आप देखेंगे तो लिखा है कि 45 के बाद ही शीर्ष पर कास फूटना शुरू हो जाता है। कास के फूल होते हैं, वो सफेद होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसा लगता है कि सिर पर काश के फूल फूट रहे हैं और धीरे धीरे जरा के, वृद्धावस्था के जो चिन्ह हैं वो आने लगते हैं। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, यानी बहुत ही उदासी वाली प्रवृत्ति है। लोमड़ी का बोलना उसका बहुत संकेत शुभ नहीं है। शुक और सारिका उदास होने लगते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्णा मार कन्याएं चौवा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवज्या का वलकल वसन धारण कर लेती। जितने भी शुभ संकेत होते हैं युवावस्था के दौरान, जिनसे ये पता चलता है कि व्यक्ति युवा है और उसके भीतर ऊर्जा है, वो सारे संकेत धीरे धीरे बदलने लगते हैं, जरा का संकेत देने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास वाली जो बात है वो यही बात है। उम्र की इस अवस्था में पहुंच के उत्तरा फाल्गुनी जैसे मौसम का ही आभास होने लगता है, ये कुबेरनाथ राय जी बताते हैं। उन्होंने दास्तोवस्की का एक कथन कोट किया हुआ है इस निबंध में, और उसमें कहा है कि दास्तोवस्की के अनुसार 40 वर्ष के बाद का जीवन जीना धिक्कार है। यानी 40 वर्ष के बाद भी जीवन जीना कोई जीना है, क्योंकि जब सारी ऊर्जा, सारी चेतना, सारे विद्रोह की भावनाएं जब सुप्त हो रही हैं तो वो जीवन जीना व्यर्थ है। ये उसके अनुसार है। लेकिन कुबेरनाथ राय कहते हैं कि हम लोग भारत भूमि के रहने वाले हैं, गंगा के तट की हवाएं हमारे ऊपर लगी हुई हैं और ग्रामीण परिवेश में रहे हुए हम लोग हैं। तो हम साठे पे पाठा कहते हैं कि हम 60 वर्ष के होते होते और मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है। तो इस अवस्था को मैं 40 से 45 मान लेता हूँ। यानी वृद्धावस्था के प्रवेश को हम 5 वर्ष और रोक सकते हैं। हम भारतीय लोग अपने मन, शरीर और मानसिक जो चेतना है उसको मजबूत रख के हम 5 वर्ष तक और आगे बढ़ा सकते हैं वृद्धावस्था को आने से। तो ये बात वहां पे कुबेरनाथ राय जी कहते हैं। कुछ बातें और ध्यान देने योग्य हैं इस निबंध में, जो कि पूछी जा सकती हैं कि जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। देखिए वही बात है। तो ये अगर प्रश्न में पूछ ले कि जीवन का कौन सा भाग कुबेरनाथ राय जी के अनुसार जन्म लेने की सार्थकता को प्रमाणित करता है, वो 25 से 40 या 45 के बीच पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह अवस्था फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है। यानी फलागम, फल की प्राप्ति की इच्छा जो हम करते हैं कि हमने मेहनत की हुई है, हम परीक्षाएं दे रहे हैं, हम बार बार परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की हुई है, अब फलागम, अब फल आने वाला है, अब हमें उसका परिणाम मिलने वाला है। ये वो अवस्था है, यानी 25 से 40 तक। ठीक है, तो यहाँ तक ठेल ठाल के 45 तक आप ये काम कर सकते हैं। 45 वर्ष की अवस्था तक बहुत सारे लोग संघर्षरत हैं, मेहनत कर रहे हैं बराबर, वो इसीलिए कि फलागम होगा, प्रतीक्षा में। यही बात कुबेरनाथ राय जी लिखते हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे मौसम से तुलना उम्र की करते करते अब आगे विचार बढ़ने लगते हैं, विचारों की ओर बढ़ते हैं। अब मौसम पीछे हो जाएगा,
मनुष्य की जो उम्र है और उम्र में उसके विचार कैसे होते हैं वो आगे आ जाएंगे पूरे निबंध में। ये पंक्ति भी देखते हैं कि जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच में। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अति महत्वपूर्ण है इस निबंध के बारे में, और इनसे ही प्रश्न बनने की संभावना भी हो सकती है कि जो हमारे हाथ में था, जो यानी हमारी जो इच्छा शक्ति और हमारी कर्मठता के वश में था, और जो हमारा उद्देश्य था जीवन का, वो सब कुछ 25 से 45 के बीच में घटित हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन अनुभव के आधार पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। ये लगता है कि अरे हमारी तो सब बीत गई, अब आने वाली पीढ़ियां अपना करें जो करना हो। तो ये बातें वहां से पैदा होने लगती हैं। स्वीकारोक्ति, धीरे धीरे स्वीकारोक्ति होने लगती है जीवन में। पहले जो विद्रोही नौजवानी वाले अवस्था में जो मनुष्य विद्रोही था, स्वीकार नहीं करता कि हम दुनिया बदल देंगे, आसमान में सुराख कर देंगे, एक पत्थर उछालेंगे और आसमान में सुराख हो जाएगा, वो सारी चीजें 40-45 के बाद धीरे धीरे शांत होने लगते हैं कि अब आसमान में छेद करना तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है जो है उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था हो जाती है। इसके बाद 45 के बाद का जो उम्र है वो वानप्रस्थ यानी संन्यास लेने का काल है। देह भले ही एक मधु दो मधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, यानी आप जीवन के कई सारे रस, कई सारी सुख सुविधाएं भोगते चलें, लेकिन असल बात यह है कि मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल होता है ये। इस पूरी अवस्था के बीच उन्होंने 30 वर्ष के बाद की उम्र का समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया हुआ है। यानी जो तीसोत्तर समय वो कहते हैं कि जो पुरुष या स्त्री 30 वर्ष की अवस्था या उससे आगे बढ़ रहे हैं, उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तीसोत्तरी, 30 के बाद का समय। तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव शाण पर चली हुई तलवार की तरह है। शान पर चढ़ी हुई तलवार, जहां तलवार पे धार दी जाती है, तो तलवार की शान चढ़ाई जाती है, धार दी जाती है। तो ये जो तीसोत्तरी का वर्ष है वो असली हीरा रचती है, शान पर चढ़ी हुई तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उस पर नई धार, नया तेज चढ़ता है 40वें तक। यानी हम आप जिस अवस्था में हैं, जिस उम्र की जिस अवस्था में हैं, ये ऐसी अवस्था है कि यहाँ से प्रतिदिन आप अपने भीतर ऊर्जा का एक नया संचार कर सकते हैं, मोटिवेशन ला सकते हैं, बराबर नए लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये सीमा जाती है कहाँ तक? 40वें तक। उसके बाद वही होना है जो उन्होंने उत्तरा फाल्गुनी की कथा में कहा हुआ है। कुछ और बातें थोड़ा सा निबंधों की पंक्तियों के माध्यम से ही हम इसमें और करेंगे। उन्होंने लिखा कि वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। तो जीवन के सम्मुख एक प्रश्न चिन्ह उठाता है 30वां वर्ष, कि हम क्यों जन्म लिया है, हमने, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, वो सारी 30वें वर्ष में, जीवन के 30वें वर्ष में वो चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। उस प्रश्न चिन्ह को पूरा पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। यानी जो प्रश्न आपके समक्ष आएंगे, जो चुनौतियां आपके समक्ष आएंगी, उसका मूल्य आपको चुकाना ही पड़ेगा। और यही वो तेज का दौर है जिसमें उन चुनौतियों को पूरा किया जा सकता है, उन चुनौतियों से लड़ा जा सकता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। जो आपके अस्तित्व, जो व्यक्ति के अस्तित्व पे चुनौती होती है, जो प्रश्न होता है, वो कितना भारी और कितना हल्का है वो प्रश्न चिन्ह, वही पुरुष या स्त्री की कीर्ति गरिमा को निर्धारित करता है कि वो कितना उसकी कीर्ति बढ़ेगी, कितनी उसकी गरिमा होगी। जितनी बड़ी चुनौतियों के बीच आप होंगे, आपकी कीर्ति उतनी अधिक होगी। जिन लोगों ने राष्ट्रीय चेतना के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, उन्होंने चुनौती को अपने बड़ा बनाया, और वही आज याद किए जाते हैं। उनकी कीर्ति और गरिमा का आधार वही है। यही बात वो कहते हैं कि पुरुष या नारी की कीर्ति की गरिमा प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। जैसे कई सारे उदाहरण उन्होंने दिया कि गौतम बुद्ध ने 29 की वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट, इसका नाम ध्यान रखिएगा, यीशु के किस संदेश की बात करते हैं, क्या नाम दिया उन्होंने? सरमन ऑन द माउंट। तो कहते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में ही यीशु ने अपना जो शिक्षाएं थी
जो उनके विचार थे उसका उन्होंने प्रसार किया और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। अब सोचिए, ईसा मसीह के जो भी शिक्षाएं, जो भी उपदेश हैं, वो केवल और केवल जीवन के 3 वर्ष की अवस्था के दौरान, सारी शिक्षाएं 3 वर्ष में ही उन्होंने दी और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। तो वही उन्होंने कहा कि ये चिंगारी की अवस्था है। इसी अवस्था में आप अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म का जो उद्देश्य है, जब आप उसे जान जाते हैं। आगे कहते हैं, वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 वर्ष के आसपास ही, और वास्तव में राम की उम्र इन्होंने बताई है 27 वर्ष की वयस में। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 वर्ष के आसपास ही वनवास हुआ था। उस समय सीता जी की आयु 18 वर्ष थी। तो इन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु थी सीता की और राम की 27 वर्ष। तो सीता की आयु 18 वर्ष थी और वनवास के 13वें वर्ष में, अर्थात सीता के 30वां पार करते करते सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई। अब देखिए, वही बात आई कि चुनौती कितनी बड़ी है, वही आपकी कीर्ति गरिमा को निर्धारित कर देगा। सीता हरण की घटना 30वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते हुई, यानी उम्र की ऐसी अवस्था में वो थी कि उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई और उन्होंने चुनौती लिया। उन्होंने पूरे डट करके रावण की लंका में रहते हुए उन्होंने पूरी तरह से चुनौती लिया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं, उदाहरण देते हैं पतिव्रता सीता की। तो चुनौती जितनी बड़ी होगी, कीर्ति और गरिमा उतनी बड़ी होगी, इतिहास में नाम उतना बड़ा होगा। ये बात सीता के संदर्भ में भी इन्होंने कही। अतः 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में आता है। आप अगर चाहें अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य और बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, तो 30वां वर्ष सदैव महामुहूर्त के रूप में आता है। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। आप यहां से कोई बीड़ा उठा लीजिए, कोई उद्देश्य तय कर लीजिए, और संपूर्ण दशक यानी 30 से 40 तक वर्ण और तेज के दाह से आविष्ट रहता है। आप कुछ वर्ण करेंगे, कुछ चुनाव करेंगे कि आपको क्या करना है, और उसी की तेज के दाह में आप जलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। ये पंक्ति ध्यान रखिएगा। कुबेर नाथ राय जी की पंक्ति है, 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गदह पचीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है। गदह पचीसी यानी 25 वर्ष की अवस्था में, जो हमने बताया कि चारों तरफ हरियाली सूझती है, जेठ में भी सावन जैसी हरियाली दिखाई पड़ती है, तो वो जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से, चिंताओं से मुक्त होता है युवा, तो उससे बहुत अलग है और ये घनघोर कुरुक्षेत्र है। ये बात कुबेर नाथ राय जी ने लिखी हुई है। और इस घनघोर कुरुक्षेत्र में चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपना परिष्कार करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने सत्य को समझते हैं और पूरा करते हैं, तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा को उद्घाटित करते हैं। कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पा जाते हैं। ये एक पैराग्राफ हम आपको बेहतर ढंग से बता देना चाहते हैं, क्योंकि सारे निबंध का मूल जो है वो इसी पैराग्राफ में है, तो ध्यान रखिएगा। आगे लिखते हैं कि 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तर फाल्गुनी चलती है। अब ये निबंध का शीर्षक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है। पर इसमें भी जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियां परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं। ये ऐसी अवस्था है, ऐसी दशा है, जहां पे प्रतिकूल के विरुद्ध आपके लड़ने की जो क्षमता है, जो अनुकूल करने की शक्तियां, तरंगे हैं, वो अपना संतुलन खोने लगती हैं। और जो प्राण शक्ति होती है, जीवन जीने की जो एक संचेतना होती है, वो धीरे धीरे अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। आरोहण नहीं होता, नीचे की ओर, यानी प्राण शक्ति कमजोर होती है और जो विपरीत शक्तियां हैं, जो शरीर के भीतर के जो शत्रु हैं, रोग है, जरा है, वो ऊपर आने लगते हैं। तो यही बात इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अनुकूल उर्मियां थकहर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियां प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे हुए रिपुओं से, शत्रुओं से मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और
रति प्रतिकूल लगने लगती है। यानी आपके भीतर श्रृंगार का भाव हो, सृष्टि के प्रति जो एक मोह हो, प्रकृति के प्रति प्रेम हो, या दुनिया में नाना प्रकार के जो विकास हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उनके प्रति अनासक्ति होने लगती है, अनाकर्षण होने लगता है। बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकार पंथी होने लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 40 से 45 की अवस्था के बाद वाली स्थिति के लिए वे कहते हैं कि स्वीकार पंथी होने लगती है बुद्धि, कन्फर्मिस्ट होने लगती है। जो बुद्धि कन्फर्मिस्ट नहीं होती है युवावस्था में, विद्रोह करती है मूल्यों का, तमाम स्थापनाओं का, वो धीरे धीरे स्वीकार पंथी होने लगती है एवं आत्मा की दाहक तेजोमयी शक्तियों पर विकार का धूम्र छाने लगता है। आत्मा के भीतर जो दाहक तेजोमयी शक्ति है, जो ईंधन थी, उस पर धीरे धीरे धुआं छाने लगता है। तो ये बातें इस निबंध के बारे में महत्वपूर्ण है, हमने आपको बताई। और कुछ बातें और देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वे कहते हैं कि जब मैं 38 वर्ष की अवस्था में भी ये बात सोचते हैं और ये देखते हैं कि 38 वर्ष की अवस्था ऐसी है कि जहां वे पूर्वा फाल्गुनी में हैं और उत्तरा फाल्गुनी में 40 के बाद प्रवेश कर जाएंगे, उन्हें ये चिंता भी है कि 40 के बाद मेरे भीतर भी ऐसा कुछ परिवर्तन होने लगेगा, फिर मेरे अंदर भी बुढ़ापा आने लगेगा। और उन्होंने 13 वर्ष पहले यानी 25 वर्ष की अवस्था में सोचा था कि मुझे बुढ़ापा न व्यापे, उसके लिए मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि मैंने ये युक्ति सोची थी कि मैं कहीं जाकर के नौकरी करूंगा और किसी विद्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अध्यापन करूंगा, तो मुझ पर 55-60 की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इसकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण के क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। वे कहते हैं कि एक तरकीब मैंने सोची है कि मुझे बुढ़ापा 55-60 वर्ष तक तो आए ही नहीं। मैं किसी कॉलेज में अध्यापन करूंगा और वहां युवा शिष्य शिष्याओं के बीच में रहूंगा, उनके बीच में अध्यापन करूंगा, तो मेरे अंदर युवावस्था उसी तरह से बनी रहेगी जैसे चुंबकों के बीच कोई लोहा रखा रहे बहुत अधिक दिन तक, तो उसके भीतर भी चुंबकीय गुण आ जाता है। इस तरह मेरी जो वृद्धावस्था है वो 55-60 के बाद आएगी मुझे। तो ये तरीका तो वो सुझाते हैं, लेकिन ये तरीका जब वो सोचते हैं उस वक्त उनकी उम्र रहती है 25 वर्ष, और 25 से 26, 27, 28 के बीच में तमाम धारणाएं मनुष्य जो बनाता है वो टूट जाता है, टूटती हैं वो सारी धारणाएं उस दौर, क्योंकि वो एक रोमांटिक दौर होता है, मनुष्य का भावुकता वाला दौर होता है। वहां जो आप स्थापनाएं बनाएंगे धीरे धीरे वो टूटती रहती है। और 30 ऐसा होता है, 30 के बाद की अवस्था, कि आपकी स्थापनाएं पुख्ता होती हैं, मजबूत होती हैं और पहले की तमाम धारणाओं को तोड़ के आप कुछ नया निर्मित करते हैं, आविष्कृत करते हैं अपने विचारों को और स्वयं के व्यक्तित्व को। तो यही बात वे तरीके के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाद में निराश होते हैं कि पर ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि 40 पार करते ही 40-45 के बाद उनके बहुत सारे जो बचपन के दोस्त होते हैं वो लोग राजनीति ज्वाइन करते हैं और राजनीति में छिन्न मस्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं मैं स्वतंत्र रहूंगा और बहुत सारी चीजें कि हम बंधन को नहीं मानते। उस दौर की जो एक विचारधारा थी राजनीति की कि पुरानी स्थापनाओं को तोड़ना है, हमें नए मानदंड बनाना है, क्रांतिकारी चेतना रहती है, वो बातें वो कहते हैं कि छिन्नमस्त होकर राजनीति में मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आप मान्यताओं को नकार भी नहीं सकते और पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर सकते। इसमें लिखता है कि खासकर एक लेखक के लिए तो ये बहुत कठिन होता है कि वो पूरी तरह से नकारवादी हो जाए और पूरी तरह से स्वीकारवादी हो जाए, बल्कि उसे दोनों होना पड़ता है कि वो नकारवादी भी हो और स्वीकारवादी भी हो, तब जाके एक संतुलित दृष्टिकोण का निर्माण होता है। इसी विषय में वे लिखते हैं कि छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या फायदा। मैं अगर राजनीति में प्रवेश करके छिन्नमस्त पुरुष बन जाऊं जहां पे जीवन का उपभोग ही उपभोग है, साधन ही साधन है, तो ऐसे जीवन से क्या, ऐसे यौवन से क्या फायदा। बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उधार प्राप्त नवयौवन का क्या अर्थ होगा। वे कहते हैं कि बिना अपना मस्तक यानी मेरा विचार नहीं होगा, मेरा अपना अस्तित्व नहीं होगा, राजनीति के अनुसार भ्रष्ट आचरण करना पड़ेगा, तो ऐसे नवयौवन का क्या अर्थ होगा। रूप रस गंध गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल बड़े पेट वाला व्यक्तित्व ही लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा, कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं। ये बात ध्यान रखेंगे।
महत्वपूर्ण है। यही वो कहते हैं कि बहुत सारे जो चिर यौवन को प्राप्त करने वाले पुरूरवा लोग हैं, वो कहते हैं कि एक तरीका ये है, इसी निबंध में आता है कि ययाति का जिक्र करते हैं और पुरूरवा का। ययाति वो है जो अपने पुत्रों से यौवन उधार लेके युवा बना रहता है। वो कहते हैं कि शिष्यों के बीच में रह के या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या तो पुरूरवा जो नेतागण हैं, जो क्रांतिकारी बने फिरते हैं और सारी चीजों को नकारते चलते हैं, सारी स्थापनाओं और मूल्यों को तोड़ते चलते हैं, वैसा भी नहीं हो सकता मैं। तब एक रास्ता वे निबंध में ही खोजते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे वो प्रयास करना पड़ेगा कि मेरे भीतर ही कोई अमृत कला की गांठ होगी। जैसे गन्ने के पोर पोर रस को बांधे रहते हैं, उसी तरह से वे कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अमृत कला की कोई गांठ होगी, मुझे उसे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर नहीं मिलेगा वो सब कुछ भीतर सुलभ है। हमारी चेतना में, हमारे विचारों में वो सुलभ है कि हम युवा बने रह सकते हैं अपने विचारों से। शरीर ढल जाए लेकिन मानसिक रूप से युवा हम बने रह सकते हैं। यदि आपने कल वाली क्लास में ध्यान दिया होगा तो उठ जाग मुसाफिर निबंध में हमने यही बात की थी कि जो जगदीश बाबू, मास्टर जगदीश बाबू रहते हैं, वो चिर युवा बने रहे अपने विचारों से, अपने अंदर की जिजीविषा से। शरीर ढह गया, रेत जैसा तन ढह गया, लेकिन मानसिक चेतना उनकी उतनी ही युवा थी जितनी किसी युवा किसी लड़के की हो सकती है, किसी युवावस्था के व्यक्ति की हो सकती है। तो वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे भीतर ही सुलभ है, जो बाहर अप्राप्य है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत की किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। यानी जो मैंने अध्यापन के दौरान शिष्यों के बीच में रह के युवा बने रहने का एक अपना तरीका खोजा था, वो आज काम नहीं आ रहा है, वो आज काम नहीं आएगा। मुझे अपने भीतर से ही वह प्रेरणा, कला की वह गांठ, जहां से मुझे जीवन का रस मिल सके और मैं युवा बना रहा हूं अपने विचारों में, वो मुझे तलाशना होगा। तो अब आप ध्यान से सुनते सुनते ऐसी जगह उतर आए हैं कि मौसम पीछे हो गया और उम्र के तमाम पड़ाव की जो बात हो रही थी वो पीछे बात हो गई। अब आ गई है मूल्यों की, कि हम क्या करें क्या न करें। राजनीति में रह के भ्रष्ट आचरण को अपनाएं या अपने जीवन की अमृत कला की गांठ को खोजें और अपने भीतर से उस रस को तलाशें जिससे हम युवा बने रह सकते हैं। तो देखिए, निबंधकार का यही विशेष गुण होता है कि एक छोटे से सूत्र से वो निबंध को शुरू करता है और आपको विचारों की यात्रा करा देता है। इतने गंभीर विचारों तक कुबेरनाथ राय जी लेकर के आते हैं और कहते हैं, देखिए बातें कहां से, मौसम से शुरू हुई, उम्र तक आई और विचारों के रूप में आई। तब वे कहते हैं कि लेखक के लिए अनिवार्य क्या है। वे कहते हैं कि प्रत्येक लेखक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। अगर केवल विद्रोही होगा, इसका मतलब सारी व्यवस्थाओं को नकार देगा। ये निबंध में है, सारी व्यवस्थाओं को नकारेगा। इसका मतलब है कि खिड़की के बिना कोई घर होना, जहां पे वातायन के बिना एक कोई कमरा, जहां पे बाहर से कोई सांस ना आती हो, कोई हवा ना आती हो, कोई प्रकाश ना आता हो। तो कोई लेखक अगर एक बंद कमरे की तरह होगा तो वो जीवंत नहीं हो सकता, वो लेखक नहीं हो सकता। लेखक होने के लिए चारों दिशाओं और छत का खुला होना बहुत जरूरी है। हर जगह से प्रकाश और वायु, प्राणवायु प्रवेश करती रहे। तो स्वीकारवादी और विद्रोही दोनों आवश्यक है किसी एक लेखक का होना। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछे कि किसी लेखक के लिए क्या आवश्यक बातें कुबेरनाथ राय जी बताते हैं, तो विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों होना। ठीक है। केवल विद्रोही होना, केवल नकारवादी होने के कारण उन्होंने अस्तित्ववाद की निंदा भी की है और उसके बारे में टिप्पणी करते हैं कि 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का, नियो क्लासिसिज्म, नियो मार्क्सवाद की जो बात होती है। और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। कौन? नव मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद, ये दोनों मौसेरे भाई हैं मानसिक और बौद्धिक स्तर पर। ये एक ही ह्रासोन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं। ये सब नकार देना चाहती हैं, सारे मूल्यों को तोड़ देना चाहती हैं, पूरी तरह से तोड़ देना चाहती हैं अस्तित्ववादी शक्तियां और नव्य मार्क्सवादी शक्तियां। ठीक है। जो क्लासिकल मार्क्सवाद है वो ऐसा नहीं मानता है। वो ये कहते हैं, केवल नव्य मार्क्सवाद जो है वो ऐसा मानता है कि
सारी प्रथाओं को, सारी स्थापनाओं को तोड़ देना ही श्रेयस्कर है। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई गई। इसे ध्यान रखिएगा, निबंध में उन्होंने योग शास्त्र की 5 अवस्थाओं की बात की। कौन सी? क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। इन्हें ध्यान रखिएगा। योग शास्त्र की 5 मन की 5 अवस्थाओं में निम्न में से कौन सी नहीं है, ऐसा भी अगर प्रश्न बन जाए निबंध के अनुसार तो इसे ध्यान रखिएगा। और कहते हैं कि ये नव मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद, ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं और दोनों ही त्याज्य हैं, दोनों ही ग्रहण योग्य नहीं है। ये बात वे अस्तित्ववाद के बारे में टिप्पणी करते हैं। बड़ी लंबी यात्रा हो गई विचारों की, कहाँ मौसम, कहाँ उम्र के तमाम पड़ाव, उनके गुण, और कहाँ साहित्यिक वाद विवादों पर भी टिप्पणी। अंत में कहते हैं कि अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके इस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थित अचल कर दूं। बाहर बाहर चाहे शरद बहे या निदाघ हू हू करे। यानी कोशिश ये है कि अपने भीतर की अमृता कला, हर व्यक्ति के भीतर ये व्याप्त है, अमृत की कला, अमरत्व की कला, उसका आविष्कार करें आप। और जो उत्तरा फाल्गुनी का काल है, 40 से 45 के बाद जो अवस्था आने वाली होती है, निराशावादी, यथास्थितिवादी, बाल सफेद होना, चेहरे पर जरा का और जीर्णता का संकेत आना, उसको भी कहते हैं कि मैं 20-22 वर्षों तक और टाल सकूं, अपने अंदर कहीं दबा दूं, बाहर चाहे जो स्थिति दिखे लेकिन मन में कहीं ना कहीं से अमृत की कला बरसती रहे। ये बात अपने इस पूरे निबंध में कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये निबंध समझ में आया होगा कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास क्या कहना चाहते हैं कुबेरनाथ राय जी। ठीक है, इधर कोई प्रश्न हो आपका तो आप लोग कह सकते हैं, बाकी हम या तो अगले निबंध के बारे में बात करें। आप लोगों के कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी इस पर अगर हो तो आप बता सकते हैं कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, आगे हम निबंध को विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध है, इसे ध्यान रखेंगे। इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र जी ने अपनी उदास मनोदशा से उत्पन्न चिंताओं को व्यापक चिंतन की आधार भूमि प्रदान की है। मनोदशा ऐसी है कि कुछ कुछ बीमारी भी है, कुछ कुछ बाहर के वातावरण और परिवेश से निराशा भी है, हताशा भी है, भय भी है। बाहर जैसी परिस्थितियां हो गई हैं, स्त्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है समाज या सड़कें, इस तरह की चिंताओं से घिरे हुए हैं, शरीर भी कमजोर हो रखा है और तमाम तरह की चिंताएं उनके मन में व्याप्त हैं। ऐसे दौर में एक छोटी सी घटना है और उसी घटना के आधार पर वे अपनी इस चिंता को चिंतन का आधार देते हैं। अनेक अनिश्चित शंकाओं एवं खराब तबीयत से उपजी कमजोरी ने चित्त को अस्थिर कर दिया है उनके, और वहीं से कुछ बातें वे सोचते हैं और आप देखेंगे कैसे सूत्र रूप में वो राम तक पहुंचता है और क्या कहना चाहते हैं। तो हम इसे संक्षिप्त में इसे देख लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है इस निबंध का। सबसे पहले देखेंगे विद्यानिवास मिश्र जी का पहला निबंध संग्रह क्या है। वो है चितवन की छां, और 1953 में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये विद्यानिवास मिश्र जी का पहला निबंध संग्रह कौन सा है, तो चितवन की छां 1953। इस निबंध का जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1974 है। ये निबंध संग्रह के रूप में 1974 में प्रकाशित हुआ है। इस निबंध की शुरुआत उन्होंने अपनी मनोदशाओं को बताते हुए कि बहुत दिन से ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो गई हैं, कई सारी चिंताएं हैं, खुले आसमान में भी खड़ा हूं तो बहुत भय लगता है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। और उसके आगे होता क्या है कि उनका एक मित्र रात्रि संगीत में शामिल होने का आमंत्रण देके जाता है। कोई संगीत का आयोजन है, संगीत कार्यक्रम का, और उन्हें शामिल होने का आमंत्रण दे जाता है, जिसमें उनका एक मित्र यानी साथी, उनका एक शिष्य और एक शिष्या जो महानगर की रहने वाली है, शहरों की रहने वाली है, उनके यहाँ आई होती है और वो कहती है कि मैं भी यदि इस संगीत समारोह में शामिल हो जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं, तो वो आज्ञा दे देते हैं।
तो उनका एक साथी, उनका एक शिष्य और वो शिष्या जो शहरों में पली बढ़ी है, वो तीनों संगीत समारोह में चले जाते हैं। वो रात्रि जागरण का एक तरह से वो संगीत होता है। उन तीनों के घर लौटने में देरी हो जाती है और देरी होने पर अनेक अनहोनी चिंताओं से वे घिर उठते हैं। यह चिंता ही चिंतन की ओर बढ़ता है। बहुत परेशान होते हैं कि 12 बजे के बाद रात काफी हो गई है, लेकिन अब तक वो तीनों लौट के नहीं आए। अपनी पत्नी से भी इस बात को वो कहते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, वो लोग आ जाएंगे, संगीत में मन लग गया होगा इसलिए देर हो रही है। लेकिन उनका मन अनहोनी से घिरा हुआ है कि एक पराई लड़की है जो बाहर से आई हुई है, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, इस तरह की चिंताएं उन्हें व्याप्त करती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति, आपने भी कभी महसूस किया होगा कि कोई चिंता आपको बहुत घेरे हुए है और अचानक से उसी चिंता के बहाने कई सारी और घटनाएं, किसी कहानी का कोई घटनाक्रम जुड़ जाता है कि उस कहानी में भी ऐसा हुआ था, उस फिल्म में भी ऐसा हुआ था। इसी तरह से राम की कथा भी उनके मन में चल उठती है कि राम भी ऐसे ही वनवास के लिए बाहर निकल गए थे और उनकी माँ कौशल्या ये बार बार कहती होंगी कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, परेशान होंगे। यानी राम भीग जाए ठीक है, उनका यश, उनका जो मुकुट है वो भीगने न पाए, ये सभी माताओं की इच्छा होती है, उनका आशीर्वाद होता है। तो देखिए ऐसी ही चिंता में वो जो कामना कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर कोई आपत्ति न हो, कोई विपत्ति न पड़ जाए, ये सारे भाव उनके मन में चलते रहते हैं। और ये चिंता का सूत्र राम के वनागमन, वन जाने और उनके वनवास की चिंताओं से जुड़ जाता है। यहीं पर वे लिखते हैं कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तराम घर लौटी है। यानी मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। लक्ष्मण का पटुकवा, पटुकवा होता है कमर पट्टी जो कमर में बांधे रहता है। एक, जब आप देखेंगे कि जो प्रहरी होता है वो कमरबंद बांधे होता है, वो हमेशा सचेत रहता है। तो लक्ष्मण का जो पटुकवा है वो भीग रहा है, राम का मुकुट भीग रहा है। सीता का सिंदूर सिंदूर भीग रहा है, राम कब वापस आएंगे, कब आएंगे। इस तरह की एक चिंता है जो माँ के मन में व्याप्त होती है, वो चिंतित है। इसी को आधार बना करके उन्होंने इन तीनों जो संगीत समारोह में गए हैं उनके प्रति अपनी चिंता को भी प्रकट किया हुआ है। और ये चिंता बढ़ती जाती है और एक दार्शनिक आधार भी ले लेती है। वे बार बार मन को, देखिए निबंध की पंक्तियां हैं कि बार बार मन को समझाने की कोशिश करता कि लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविताएं लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने देर फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। तो ये एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व का भाव है। वो चिंतित हैं इसी बात को लेकर कि मैंने कोई व्यवस्था और क्यों न की, क्यों जाने दिया। भले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में वो पढ़ा रही है, ये मन को समझा रहे हैं कि वो पढ़ा रही है, वो सतर्क है, सचेत है, इतनी जागरूक है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन लड़की का भाव आते ही समाज जिस तरह से है, परिवेश जिस तरह से है, वो चिंतित हो ही जाते हैं। आगे ये चिंता राम से जब जुड़ती है तो वे ये सोचते हैं कि तमाम कौशल्याओं के राम भी इसी तरह से घर से बाहर गए होंगे और वे भी भीग रहे होंगे, समस्याओं में ग्रसित होंगे। तो चिंता, एक कौशल्या माता की तरफ से वो इस चिंता को प्रकट करने लगते हैं। तो वे उनकी तरह से सोचने लगते हैं कि राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहें। देखिए अपने परिजनों के सुरक्षित होने की कामना धीरे धीरे उस भावना से जोड़ती है जो कौशल्या ने राम के प्रति प्रकट की थी। तो हर बारिश में, दुर्दिन में वे सुरक्षित रहें। नर रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा, उनका अहरनिश जागरण न भीजे।
शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागरण संकल्प से सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से ही रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है। ये बात निबंध में लिखते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो लोग बाहर गए हैं घर से, वो कोई भी हो सकते हैं, वो ये 3 बच्चे ही जो घर से गए हैं वे ही ना हो, राम सीता और लक्ष्मण ही ना हो, जितनी माताओं के, जितनी कौशल्याओं के राम घर से बाहर गए हैं, उनका यश बढ़े, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, उनके ऊपर कोई दुर्दिन ना आए, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार जो परिजन होते हैं, उनकी चिंता, वे अपने मन को ढांढस कैसे दें, ये बात ध्यान रखनी है कि वे यही सोच रहे हैं कि अपने अपने मन को ढांढस देने के लिए राम की कथा को वे उसी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं जैसे कौशल्या सोचती है। तो ये बात निबंध में आई हुई है, और यही चिंता कि राम का मुकुट भीग रहा होगा और इसी तरह हमारे बच्चे भी कहीं किसी परेशानी में न हो, ये बात इस निबंध के बीच में बार बार घूम फिर करके आती है। तो कुछ कोटेशंस हम पढ़ देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, और यही इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे निबंध में कि राम का मुकुट भीग रहा है, ये चिंता कौशल्या को भी खाई जाती है, और ये चिंता इन्हें भी अपने बच्चों को लेकर के है। अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े, आज के दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। तो ये कह रहे हैं कि आज का दौर कैसा भी हो, दरिद्र हो, अर्थहीन हो, उदासी भरा हो, वो उसे कुछ अर्थ नहीं दे पाएगा, लेकिन जो जिंदगी की ऊब है उसे उबारने में कुछ काम कर सकता है, कुछ मददगार हो सकता है। तो ये सीता की चिंता, उस जो मेहमान लड़की है उसकी चिंता सीता की चिंता है, और ये चिंता आप ध्यान से इस निबंध को यदि पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि सीता बाहर है, प्रसव पीड़ा हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर सीता का निर्वासन हो जाता है। सीता का निर्वासन जो होता है वो राम के मुकुट के भारी होने के कारण होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रजा में जिस जिस तरह की बातें होने लगी सीता के बारे में, उससे अपने राजा के पद पर होने के कारण सीता का परित्याग करना पड़ता है राम को, एक संदेश देने के लिए समाज को, जो कि उस दौर की रूढ़ प्रथा थी। तो कहीं ना कहीं मुकुट राम के व्यक्तित्व और सीता और राम के प्रेम पर हावी हो गया। देखिए चिंता कहां तक बढ़ती चली गई कि मुकुट उन्हें ऐसा लगता है कि सामने पहाड़ है, पहाड़ की अलग अलग जो उसके शीर्ष है, ऐसा लगता है कि जब वो दमकते हैं, आकाश की बिजली उस पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कोई मुकुट हो, और वो मुकुट इतना भारी हो गया है राम का कि राम उससे चिंतित है, उससे द्रवित है, दुखी है। तो इस रूप में भी राम के मुकुट को वो देखते हैं, एक माता की दृष्टि से, माता जो सोचती है कि मेरे राम का मुकुट उसका यश बचा रहे, और दूसरी तरफ जो राम का मुकुट भीग रहा है वो सीता के निर्वासन से। ठीक है, इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल कौशल्या की ओर, उनकी मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते से राम सीता गए वो रास्ता मानवीय संवेदना का रास्ता है, लेकिन वो घास के नीचे दब चुका है, और आज वहां क्या हो रहा है, वन्य पशुओं के लिए राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। अब देखिए राजनीति और व्यवस्थाओं के को भी यहाँ पर उन्होंने ला दिया कि जो क्षेत्र ऐसा हो सकता था या जो उनके आदर्श थे जिस पर मनुष्यता आगे बढ़ती, मानवीय संवेदनाएं आगे बढ़ती, अब उस पर शासन प्रशासन या राजनीति का असर हो चुका है, राजकीय संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य जीवों के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए ही बहुत रमणीक स्थली बनाई जा रही है। इसे अगर आप एक विचार के तौर पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब जो राम और सीता का और लक्ष्मण का जो निर्वासन था
जो वन जाना और उनका जो वनवास था, वो अब केवल और केवल राजनीति का विषय हो गया है, प्रदर्शन का विषय हो गया है, या जहां जहां पर वे गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष बिताए, वो फोटो खिंचाने की जगह बन गई है, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए जगह बन गई है। तो सब कुछ प्रदर्शन हो गया है, उस दुख को, मानवीय संवेदना को नीचे छोड़ दिया गया है। तो यही बात पूरे इस निबंध में है कि ठीक है, किस ओर मुड़े होंगे राम बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी कि राम कहाँ मुड़े होंगे। ऐसे ही हमारे बच्चे किधर किस रास्ते से गए होंगे, कब लौट रहे होंगे, सुरक्षित होंगे या नहीं, वो सारी चीजें ये सोचते रहते हैं लगातार रात भर। और वो बच्चे जब लगभग 2 बजे 3 बजे रात में वापस आते हैं तो बहुत वो पश्चाताप भी करते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि हम काफी देर हो गई उन्हें, कुछ नहीं बोलते हुए मुंह ढांप कर सो जाते हैं, रात भर कोई खाना नहीं खाया रहता, और ये चिंता बराबर चलती रहती है। तो आप देखेंगे कभी कभी होता है कि जब आप अकेले होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, तो उन चिंताओं के सूत्र किसी न किसी घटना से, किसी भव्य घटना, बड़ी घटना से जुड़ जाते हैं, और आप उस रूप में अपनी चिंताओं को देखने लगते हैं। कुछ देर के लिए जो ऊब होती है, जो चिंता होती है, उससे आप उबर जाते हैं और विचार नए नए आने लगते हैं। यही मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में चिंता के आधार पर उन्होंने लिखा हुआ है। उम्मीद है इन दोनों निबंधों को आप समझ गए होंगे। परीक्षाओं में यदि कुछ भी आता है इन निबंधों से, तो आप एक अनुमान, निबंध की थीम जब आप समझ जाते हैं, तो उसमें कुछ भी अगर 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया होगा कि निम्न में से इस निबंध में क्या नहीं है, क्या नहीं कहा गया है, वो सारी चीजें आप एक अनुभव के तौर पे और इस थीम के तौर पे आप पहचान पाएंगे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं निबंधों की श्रृंखला में। लगभग हमने जो हमारे निबंध थे वो हमने ठीक ठाक, जिन्हें आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो उसे हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया हुआ है। कुछ निबंध बचे हुए हैं, जैसे शिव शंभू के चिट्ठे, वो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम शॉर्ट में उसे देख लेंगे। मजदूरी और प्रेम बहुत कॉमन निबंध है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिल जाता है, और आपको कहीं ना कहीं ये पीडीएफ छोटा निबंध है, आप उसे पढ़ सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो उसके विषय में भी एक शॉर्ट नोट्स बना लिया जाएगा, वन लाइनर, और वो भी हम पढ़ा लेंगे। कुछ और जो बचे हैं उस पर हम विस्तृत बातचीत करके निबंध वाला सेक्शन खत्म कर लेंगे। ठीक है।